नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मोहम्मद मोहन सती। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीकांत धस्माना जी हैं। आप एक शानदार वक्ता भी हैं और लोगों के बीच सदा बने रहते हैं। आप ऐसी जगहों पर भी जाते हैं जहां दुर्गम क्षेत्र होते हैं, तो वहां जहां बड़े नेता अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, धस्माना जी को आप वहां पाएंगे। धस्माना जी के साथ आज हम आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं 2022 के शुरू में, उस पर चर्चा करेंगे और साथ में जो वो उनका पुराना प्रोग्राम है झुग्गी झोपड़ियों को लेकर, या देहरादून में जो नदियों के किनारे जो बस्तियां बसी हैं उनको लेकर भी चर्चा करेंगे। धस्माना जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। धस्माना जी, ये बरसात के वक्त में, खासकर कोविड के टाइम में जब लोग काफ़ी डर रहे थे, तो अब ये देहरादून की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या फिर जो नदियों के किनारे जो बस्तियाँ बच गई थी, उनमें काफ़ी नज़र आए, काफ़ी वीडियो आपके सामने आए। लोग अब राहत बांट रहे थे और लोगों के बीच में आप दवाइयाँ भी पहुंचा रहे थे, बिस्लरी का बोतल भी बांटते मैंने आपको देखा। तो ये क्या आपको थोड़ा भय कभी लगा नहीं कि कोविड में जब लोग डर रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में थे? देखिए, मेरे जीवन में एक मान्यता रही है जी। और वो मान्यता ये रही है कि मनुष्य का या किसी भी जीव का इस संसार में एक बार उसको आना है और एक बार उसको जाना है जी। और ये भी सत्य है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ईश्वर के हाथ में है। जी। तो जो विषय मेरे हाथ में है ही नहीं, जी। जीवन या मृत्यु, जी। तो उससे मैं डरूं क्यों? बिल्कुल सही बात। ये कोरोना काल, इसका जो सबसे खराब पहलू जी। इस पूरे पहली वेव में और दूसरी वेव में और विशेष तौर पे दूसरी वेव में जी। जिसका सबसे खराब पहलू मुझे दिखा, वो दिखा जो नारा दिया गया, जी। वो इतना गलत नारा था, सोशल डिस्टेंसिंग। जी। इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं था, इसमें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का सवाल था। क्योंकि सामाजिक दूरी बढ़ेगी तो सामाजिक दूरियों ने तो इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि पिता ने बेटे की लाश छोड़ दी, बेटे ने पिता की लाश छोड़ दी, भाई ने भाई को छोड़ दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी को नहीं पूछा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमने नारा दिया। जी। पहले ही इसका जो नारा था, शुरुआत ही उसकी खराब हो गई। फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो फिजिकल टच से या छींकने से, खांसने से, छूने से ये बीमारी फैल रही थी और हमने दे दिया सोशल डिस्टेंसिंग का नारा। जी। मैंने पहली वेव से, ये आप मेरा दुर्भाग्य कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए, कि पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसको सरकार ने बिना कोरोना हुए आदेश दे करके 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया। और मैं तो पूरे भारत में शायद पहला व्यक्ति था जिसको 28 दिन के लिए क्वारंटीन किया। जी। और क्वारंटीन इसलिए किया क्योंकि जब पहला केस उत्तराखंड में रिपोर्ट हुआ 15 मार्च 2020 को, आईएफएस थे जो विदेश यात्रा करके, स्पेन की यात्रा करके एफआरआई आए थे, उन इन्फेक्टेड हुए तो उनको दून अस्पताल में भर्ती किया गया। 15 मार्च को उनको दून अस्पताल में भर्ती किया गया। 16 मार्च को खबर छपी और 16 मार्च को ही मैंने फ़ोन करके जिलाधिकारी को, सीएमओ को, सारे अधिकारियों को उनको इत्तला दी कि आपकी कोरोना से लड़ने की क्या तैयारी है, इसका मैं देखने के लिए दूर अस्पताल जाऊंगा। क्योंकि मेरा तजुर्बा डेंगू के मामले में इतना ख़राब था कि 2018 में जब डेंगू हुआ देहरादून में, तो दर्जनों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बल्कि लाख तक संख्या पहुंच गई जो संक्रमित हो गए। सरकार के पास इंतजाम नहीं थे। डेंगू तो लोकल बीमारी थी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी और पूरी दुनिया में जो कोरोना फैल रहा था उसके बारे में लगातार जो अपडेट्स आ रहे थे, जिसका प्रोटोकॉल था, तो राज्य की सरकार की क्या तैयारियां हैं। मैं एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते ये मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने इत्तला दे करके मैं दून अस्पताल पहुंचा। दून अस्पताल में जो हालात मैंने वहाँ पर देखे, वो इतने हालात ख़राब थे, हमने उसको प्रेस के मीडिया के साथी मेरे साथ गए थे, आधा दर्जन तो वो लोग क्वारंटीन हो गए। जी। उनको भी सरकार ने, फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को, उनको क्वारंटीन कर दिया क्योंकि वो मेरे साथ गए थे और उन्होंने एक्सपोज किया कि ना पर वहाँ पे नोडल अधिकारी, ना वहाँ पर कोई मेडिकल अधिकारी, ना वहाँ पर कोई रोकने का इंतज़ाम, ना वहाँ पे प्रॉपर आइसोलेशन का इंतज़ाम, ना पीपीई किट, कुछ था ही नहीं।
और मुझे क्वारंटीन कर दिया। इसलिए क्वारंटीन कर दिया कि मैं एक्सपोज कर रहा था। जी। अच्छा सर, एक चीज़ हमने और देखी, देहरादून में जो ये अवैध बस्तियाँ या झुग्गी झोपड़ी जिसको जो अलग लोग का अलग तरीके से इनको कहा जाता है, उनकी लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप उनके जो रहनुमा बने हुए हैं उसके चलते उनको ठीक जगह पर प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। आप अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ जाते हैं, अब विपक्ष की सरकार आती तब भी लड़ जाते हैं। देखिए, मैं उनका रहनुमा नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल सोशल वर्कर हूँ। जी। और मेरा हमेशा मलिन बस्तियों के स्लम्स के बारे में एक बात मैंने हमेशा कही है, अगर सरकार को, नगर निगम को, सिंचाई विभाग को, राजस्व विभाग को कभी भी ये लगता है कि कोई उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, तो ये उस समय आंखों में पट्टी क्यों बांध लेते हैं जब कब्जा होता है। जी। कब्जा हो जाता है, पक्का मकान बन जाता है, उसमें पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड सब बन जाता है, और कई वर्षों तक जब वो रहते हैं, कई पीढ़ियों तक रहते हैं, तो अचानक एक दिन नींद खुलती है, सरकार के रोक कहते हैं तोड़ो। हमारा ये कहना होता है कि जिस समय कब्जा होता है, अगर वो सरकारी ज़मीन है किसी भी विभाग की, तो सरकार उस समय रोके। उस समय आप रोकते नहीं, उस समय मिली भगत से वो कब्जे होते हैं। कब्जे होने के बाद उनमें निर्माण हो जाते हैं, निर्माण होने के बाद उसका व्यक्ति का अटैचमेंट हो जाता है, वहाँ पर वो रहने लगता है, उसके बच्चे वहाँ पर होते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चे पलते हैं, और उसके बाद आप अचानक बुलडोजर लेके पहुँच जाए, ये तो सही नहीं। जी। हमारा तो हमेशा ये कहना है कि आप उस समय रोकिए जब बसते हैं, जब बसते हैं तब आप रोकते नहीं हैं, और जब बस जाते हैं तब आप उजाड़ते हैं किन्हीं और कारणों से, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कभी बसाई नहीं, कोई बस्ती नहीं बसाई मैंने। मैं कभी ना दावा करता हूँ, और ये मैं रिलीजियसली आपको कहना चाहता हूँ, मैंने देहरादून के अंदर कोई बस्ती नहीं बसाई। जिन्होंने बसाई वो लोग जानते होंगे, लेकिन बसे हुए लोगों को आप बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, क्योंकि वो भी तो लोग हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, उनके पास भी रहने का, खाने का, भोजन का अधिकार है। एक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों की छत का इंतजाम करे, वो अपने नागरिकों के पेट का इंतजाम करे, वो अपने नागरिकों के तन के कपड़े का इंतजाम करे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सर, मैंने एक चीज़ और देखी, जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनके जो भी लीडर हैं या भी जो इन लोगों ने समिति या जो भी बनाई है, ये सरकार के पास या संबंधित विभाग के पास अपील नहीं करते, ये आपके पास चले आते हैं, आपके दफ्तर में, जो आपका दफ्तर है, अक्सर हम देखते हैं कि वो एप्लीकेशन लेके आपके पास आते हैं। ये कैसे होता है और ये क्या वजह है? ये होता इसलिए है कि जब लोगों को भरोसा होता है। जी। देखिए, मैं सबसे बड़ा बात मानता हूँ कि कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप चुनाव नहीं जीत पाए, आप विधायक नहीं बन पाए। मैं एक बार विधायक लड़ा तो विधायक हार गया, मैं मेयर लड़ा तो मेयर हार गया। लेकिन मुझे कभी इस बात का दुख नहीं है। इसलिए दुख नहीं है क्योंकि मेरे सबसे बड़ी पूंजी जो है वो है लोगों का भरोसा, और लोगों में भी उन लोगों का भरोसा जिनकी कोई नहीं सुनता, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं। जब आप उनकी बात सुनेंगे तो आप पे वो भरोसा करेंगे, और लोग वहीं जाते हैं जहाँ भरोसा होता है। हरीश रावत जी की सरकार में भी आपने झंडा उठा दिया था। नहीं, हरीश रावत जी की सरकार के ज़माने में देखिए, हमारे कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2017 में स्पष्ट कहता था कि जब हम ताकत में आएंगे तो हम जितनी मलिन बस्तियाँ हैं उनका नियमितीकरण करेंगे, जो कब्जेदार हैं उनको हम मालिकाना हक देंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो कहता है। और जब हम सरकार में आए, और सरकार, हमारी सरकार रहते हुए अगर बुलडोजर चलाने लगे कोई, चाहे वो बुलडोजर बीजेपी का मेयर चला रहा था, लेकिन बुलडोजर हमारी सरकार के रहते हुए चल रहा था, तो उस ज़माने में जब हमारे सामने, आंखों के सामने बुलडोजर लेकर के अथॉरिटीज़ पहुंच रही थी, तो लोग कह रहे थे साहब आपकी तो सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो आप हमें बचाएं। तो जब हमारे पास आए, हमने सरकार से कहा, जब हमारी नहीं सुनाई हुई तो हमने झंडा गाड़ दिया, और जब हमने झंडा गाड़ दिया, हमने गरीब रैली का ऐलान किया। मुझे खुशी है, हरीश रावत जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं सारे प्रतिनिधियों को लेकर के गया, मैंने अपनी बात कही, और जब मैंने बात कही तो वो उससे मुतमईन हुए, और मुतमईन होकर के उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि एक भी झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जी। ये हमारी जीत थी। जी। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने और देखी, आप जब मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं किसी मुद्दे पर, उससे पहले प्रेस को इत्तला कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और 2:30-3 बजे उसके बाद प्रेस करूँगा। तो लोग कहते हैं कि हर मुद्दे को आप पब्लिक कर देते हैं। नहीं, मैं जिनकी आवाज़ उठाता हूँ, जी, उनकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी जब मैं लेता हूँ, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है। जी। मैं कोरोना के मामले में तैयारी देखने गया, मैंने सबसे पहले प्रेस को सूचित किया
क्योंकि वो एक्सपोज कौन करेगा, मेरी कितनी रीच है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कितना चिल्ला सकता हूँ, कितना बोल सकता हूँ, अल्टीमेटली तो प्रेस को ही बताना पड़ेगा। हालांकि आप देखें कि एक चैनल ने चलाया कि सूर्यकांत धस्माना गए कोरोना टूरिज्म में, जी कोरोना पर्यटन करने चले गए। पहले दिन तो उन्होंने चलाया, लेकिन जब मैंने एक्सपोज किया, जब मैंने उनसे ही सवाल किया कि मैंने क्या गलत किया, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि कोरोना का जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें कोई इंतज़ाम नोडल अधिकारी का नहीं है, डॉक्टर का नहीं है, पीपीई किट का नहीं है, वहाँ पर जो जा रहा है व्यक्ति उसको रोकने का इंतज़ाम नहीं है, तो अल्टीमेटली जब सारी बातें हमने कही तो प्रेस ने भी उस बात को माना और उस बात को कहा। मैं कभी भी किसी काम को करता हूँ प्रेस को इसलिए बताता हूँ कि प्रेस इस देश का, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक चौथा स्तंभ है, और प्रेस को बिना विश्वास में लिए आप अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे। महात्मा गांधी ने तो अखबार निकाल दिया। जी सर, एक चीज़ और लोग कहते हैं कि जो शहरी मतदाता है, इनकी जो शहरीकरण चाहता है या साफ सफाई चाहता है, आप उनकी आवाज़ कम उठाते हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं। उसके चलते आप उन मतदाताओं को नाराज़ कर देते हैं, जिससे कि जो वोट जब होता है उसमें लोगों को लगता है कि यार धस्माना जी जो हैं वो एक सर्टेन, ऐसा नहीं है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जी अब जो आगे की पंक्ति में बैठा रहता है और पीछे की पंक्ति वाला जब थोड़ा सा उछक करके उसके कंधे पे हाथ रख के आगे देखने की कोशिश करता है तो वो अनकंफर्टेबल होता है। जी वो सोचता है मेरे कंधे के ऊपर हाथ क्यों रख रहा है, ये उछक क्यों रहा है, जी जबकि उसका भी अधिकार है। जी जो आगे बैठे हुए लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वसंत विहार में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वसंत विहार इंदिरा नगर में रहने वाला कोई व्यक्ति वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, आशीर्वाद एनक्लेव में रहने वाला कोई या कोई बड़ी अच्छी पॉश कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति, उसकी सोच में निश्चित तौर पे बात होनी चाहिए कि उसके घर में जो सफाई करने वाली है वो वसंत विहार की कोठी में नहीं रहेगी, वो शास्त्री नगर खाले में रहेगी, तो उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए, सर छुपाने के लिए उसको भी, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। इसी प्रकार से जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बड़े बड़े आलीशान बंगले नहीं हैं, जिनके पास आलीशान कोठियाँ नहीं हैं, जिनके पास इतना संपन्नता नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाएँ कि वो इतने सुंदर मकानों में रहें, तो उनको रहने के लिए जगह आप नहीं देंगे। और जब जगह देंगे या जगह वो अपने इंतज़ाम करेंगे तो उसमें आप सफाई की व्यवस्था नहीं करेंगे। क्या आप ही को अधिकार है? क्या केवल बड़े लोगों को अधिकार है कि वो सफाई में रहें? वो बड़े लोगों को अधिकार है कि वो स्वच्छ पानी पिए? बड़े लोगों को अधिकार है कि उनके लिए हॉस्पिटल हों? क्या इस देश में, हमारी तो प्रियम्बल में लिखा है इक्वालिटी, हर चीज़ में इक्वालिटी। तो इसलिए सब नागरिकों का जब बराबर का अधिकार है, तो जो संपन्न नहीं है, जो डिप्राइव्ड है, जो विषमताओं में रह रहा है, हमारी एक राजनेता के नाते ये जिम्मेदारी है कि हम कमज़ोर की बात कहें। संपन्न तो अपनी बात कह ही लेगा। बड़े बड़े कमिश्नर, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े फौज के अधिकारी जिस कॉलोनी में रह रहे होंगे, उनको मेरी क्या ज़रूरत होगी? मेरी ज़रूरत तो वहीं होगी जहाँ गरीब रह रहा है, ठेली वाला रह रहा है, फड़ वाला रह रहा है, ई रिक्शा चलाने वाला रह रहा है। उसकी बात कौन सुनेगा और उसकी बात कौन कहेगा? मुझे गर्व है कि वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उनकी बात उठाता हूँ। मुझे कोई इसमें कहीं लेश मात्र भी इस बात का अफसोस नहीं है, और मैं परवाह नहीं करता कि इस मुद्दे पर मुझे वोट मिले या ना मिले। गरीब की आवाज़ हम हमेशा उठाते रहें और जीवन में मैं उठाता रहूँगा। मैंने जब आपने जो अब जिक्र किया, उस गरीब रैली को मैंने फिर स्थगित नहीं किया, मैंने उस गरीब रैली को टर्न किया। मैंने कहा नगर निगम बुलडोजर चला रहा है, मैं नगर निगम गया और नगर निगम के मेयर ने प्रेस वालों से कहा कि शहर का सबसे अमीर आदमी सब गरीब रैली कर रहा है। तो मैं कहा मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अमीर मान रहे हैं और मैं गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूँ। ये ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कृपा की है और ये मैं करता रहूँगा। सर, आप इतने बुलंद आवाज़ वाले व्यक्ति हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल लीडर आपको माना जाता है, लेकिन जब भी हम देखते हैं उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बनने की बारी आती है, संगठन में बड़े पद की बारी आती है, उस वक्त आप किन्हीं वजहों से पीछे कर दिए जाते हैं, या अब इसको पीछे हो जाते हैं भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है कि प्रदेश अध्यक्ष में 2-2 3-3 बार चांस आए और आप प्रदेश अध्यक्ष का मौका नहीं मिल पाया? नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, कभी मैंने लॉबिंग नहीं करी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी का सदस्य हूँ, और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आप अगर आसन ज़मीन पे लगाएंगे तो आपके गिरने का खतरा कम होगा। थोड़ा सा ऊंचा आसन होगा तो गिरने का खतरा ज़्यादा होगा। तो इसलिए अपना आसन नीचे लगा के रखो। कार्यकर्ता की हैसियत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि उसे आप डिमोट कर ही नहीं सकते। आप अध्यक्ष को हटा करके दूसरा अध्यक्ष ला सकते हैं,
नेता प्रतिपक्ष को या मुख्यमंत्री को हटा करके नया मुख्यमंत्री या नया नेता प्रतिपक्ष ला सकते हैं, लेकिन आप वर्कर को कहाँ गिराएंगे जी तो इसलिए जो वर्करी में आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है जी। और मैं पार्टी का एक कर्मठ और प्रतिबद्ध विचारों से प्रतिबद्ध हूँ। तो इसलिए जब विचारों से आदमी प्रतिबद्ध होता है तो उसके लिए कभी ये मैटर नहीं करता। और मैंने आपको बताया कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों का भरोसा हमारे पर। जब हम मुसलमानों के बीच में जाते हैं, मुसलमान सोचते हैं कि हम मुसलमान ही हैं। जब मैं सिखों के गुरुद्वारे में जाता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, वो सोचते हैं इससे बड़ा सिख कोई नहीं है। और जब मैं अभी भागवत से आ रहा हूँ, मैं अभी आचार्य सुभाष जोशी जी की भागवत चल रही थी, तो मुझे वहाँ पर सौभाग्य मिला 2 शब्द कहने का। तो वहाँ जब मैं बोल रहा था, हमारा विषय नहीं है वो, लेकिन क्योंकि हम एक संस्कारों से कर्मकांडी ब्राह्मण भी है, तो जब हम बोल रहे थे तो हम वहाँ लोग हमें सुन भी रहे थे और आशीर्वाद भी मिला व्यासपीठ का। तो मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूँ कि मैं विचारों से, मन, क्रम, वचन, उससे मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध एक भारतीय, जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम हिंदू हैं, वो मेरे घर के अंदर गेट के अंदर है। कोई मुस्लिम है, वो अपने गेट के अंदर है। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो उसकी व्यक्तिगत, उसको संविधान ने स्वतंत्रता दे रखी है। लेकिन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, अपने अपने भगवान हैं। लेकिन सबका मिला करके अगर कोई एक पवित्र ग्रंथ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें अधिकार है, उस अधिकार का हमको सम्मान करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। और भारतीयता, इंडियननेस अगर कहीं से निकल जाए तो आप कोई स्पेलिंग ही नहीं बोल सकते। आप हिंदू भी नहीं बोल सकते, आप मुस्लिम भी नहीं बोल सकते, आप क्रिश्चियन भी नहीं बोल सकते, आप सिख भी नहीं बोल सकते। आप आई हटा दीजिए उसमें से। तो यू कैनॉट स्पेल HINDU विदाउट आई। यू कैनॉट स्पेल सिख, आप आई हटा दीजिए। तो वो आई सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो आई है इंडियननेस। और मुझे गर्व है कि मैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बताए हुए रास्ते पे चल करके उस इंडियननेस को हमेशा जीवित रखता हूँ। सर, एक चीज़ मैंने और देखा, पिछले 20 साल की मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो 20 साल से मैं आपको जानता हूँ। मैंने देखा कि जो सत्ता होती है कांग्रेस की, उसके शीर्ष व्यक्ति के साथ आपकी अच्छी मित्रता रहती है। जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं, आप उसके बहुत करीब रहते हैं। और अपोजिशन लीडर अभी अगर हैं तो उनके भी आप करीब रहते हैं, या वो आपको करीब रखते हैं। ऐसा क्या आप में जादू है कार्यकर्ता होते हुए कि आप शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीब रहते हैं या सत्ता के बहुत करीब रहते हैं? देखिए, मैं केवल अपनी पार्टी के नहीं, जब विपक्ष की सरकार रहती थी, ये पहली सरकार ये इन 5 सालों वाली बनी है। पुष्कर धामी हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा सम्मान भी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से लेके अब तक वो उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। शुभकामनाएं मैंने उनको फेसबुक में ही दे दिया था। त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जो मद है कुर्सी का, वो उनके अंदर ऐसा समाया कि वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब मुझे मिले तो वो वैसे ही भाई की तरह मिले जैसे वो हमेशा मिलते थे। मेरे हमेशा, क्योंकि मैं इस प्रदेश में जितने राजनेता हैं, 35 वर्ष तो मेरी सक्रिय राजनीति में हो गए। और छात्र संघ से लेकर के मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का नहीं, उनके बिल्कुल नज़दीक रहने का मौका मिला। मैंने बहुत सीखा। हेमवती नंदन बहुगुणा मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैं शरद पवार साहब के इतने नज़दीक रहा, 8 साल में उनकी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष रहा। मैंने राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में कराया, और जब मैंने राष्ट्रीय अधिवेशन कराया तो शरद पवार ने मंच में कहा कि जो काम सूर्यकांत ने देहरादून में किया वो मैं मुंबई में भी नहीं कर सकता था। मैं मुलायम सिंह जी के साथ रहा तो मुलायम सिंह जी मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे। मैं VP सिंह जी के साथ रहा, चंद्रशेखर जी के साथ रहा। बहुत आशीर्वाद लोगों का मुझे, बड़े नेताओं का मिला। अब इस उत्तराखंड में तो सब हमारे आगे पीछे वाले ही हैं। कोई, ये तो ईश्वर की कृपा है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई नहीं बन पाता, कोई मंत्री बन जाता है, नहीं बन पाता, MP बन जाता है, नहीं बन पाता। छोटा राज्य बना, बहुत लोगों की लॉटरी खुली। तो इसलिए मुझे कभी किसी से पूर्वाग्रह भी नहीं है, कभी ये भी दुख नहीं होता कि भाई ये कैसे बन गया। बहुत खुशी होती है कोई बन जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री है वो मुझे हमेशा बड़े भाई की तरह आदर देते हैं। जब वो बने तो मुझे खुशी हुई। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर मैंने हमेशा अपने नेताओं को कहा। अभी गणेश गोदयाल जी बने, गणेश गोदयाल जी राजनीति में राज्य बनने के बाद आए। मैं तो इस छात्र राजनीति में 1982-83 में सक्रिय हो गया था HN बहुगुणा जी के साथ, और मुझे बहुत आशीर्वाद मिला उनका। लेकिन अब वो अध्यक्ष है
तो मैंने उनसे पहले दिन ही कहा कि आप अध्यक्ष हैं, हमारे लीडर हैं, आपको जो सहयोग चाहिए होगा हम सहयोग देंगे। जी। प्रीतम सिंह जी थे, मैं उनके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, मुझे उनका इतना प्रेम मिला, इतना उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो मेरे बड़े भाई की तरह भी हैं कि उन्होंने बहुत भरोसा किया और मैंने पूरा उस भरोसे को निभाया। मैं इससे पहले किशोर उपाध्याय जी के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं यशपाल आर्य जी के साथ उपाध्यक्ष रहा। सब लोगों के अपने अपने मतभेद रहे होंगे, लेकिन मैं सबके नज़दीक रहा क्योंकि मैं पार्टी के लिए कमिटेड था। उनको मालूम था कि ये पार्टी के लिए काम कर रहा है जी। तो इसलिए अगर पार्टी के लिए कोई सेवा लेना चाहेगा तो हम सेवा देंगे। और ये पद तो बहुत टेम्परेरी चीज़ होती है, जी। ये कब परमानेंट रहते हैं किसी के पास। जी। वो बड़े लोग गलतफहमी में रहते हैं जो सोचते हैं कि अमर है, अमर नहीं होता कोई, बड़े बड़े लोग अमर नहीं हुए। तो इसलिए अपने दिमाग में पहले दिन ये रखता हूँ, जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है, कोई पद मिलता है, कोई कुर्सी मिलती है, कि भाई ये सब व्यवस्था है और व्यवस्थाएं जो हैं हमेशा अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती। अच्छा सर, एक चीज़ और, बहुत दिनों से कांग्रेस में ये देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, पहले कहा गया कि एक चेहरा हो, और अब कहा जा रहा है कि एक दलित भी कोई मुख्यमंत्री बन जाता तो अच्छा होता। तो ये शिगुफे हैं या ये कांग्रेस के भीतर कोई मंथन चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, देश की एकमात्र पार्टी है जो लंबा इतिहास तो है ही, लेकिन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, आप पूरे देश के अंदर एक पार्टी जो सब लोगों को साथ लेकर के चलने की, जिसका विचार भी है और क्षमता भी है, वो कांग्रेस है। एक पार्टी है जो हिंदू बात करती है, हिंदू राष्ट्र, एक पार्टी है जो दलितों की बात करती है, कोई पार्टी है वो मुसलमानों की बात करती है, कोई पार्टी है वो द्रविड़ों की बात करती है, कोई पार्टी है वो तेलुगु लोगों की बात करती है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पार्टी जो बिना धर्म, बिना जाति, बिना भाषा, बिना किसी भेदभाव के पूरे भारत को, इंडियननेस जो मैंने आपको बोला, सारे भारत को एक साथ लेकर के चलने की जिसका विचार है और क्षमता है, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो दबा हुआ, कुचला हुआ वर्ग है, जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी आंख का आंसू पोंछने का काम किया है, उसको सम्मान देने का काम किया है। अब पंजाब का मसला है, देखिए, अब पंजाब में 1972 में ज्ञानी जैल सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे। ही वॉज ओनली चीफ मिनिस्टर, दलित चीफ मिनिस्टर 72 से 77 तक। और उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, 34% आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो वहाँ अनुसूचित जाति का है, और वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो कांग्रेस ने वो मौका दिया। कांग्रेस ये मौका देती तो उत्तराखंड में भी ये मंथन चल रहा है? नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को बनाया, स्पीकर यशपाल आर्य को बनाया। हमने प्रदीप टम्टा जी चुनाव हार गए थे, उनको हमने राज्यसभा भेजा। तो अनुसूचित जाति का कमज़ोर वर्ग का जो व्यक्ति है, या किसी भी वर्ग का जो कमज़ोर वर्ग है उसका व्यक्ति है, उसको रिप्रेजेंटेशन देने का काम एंग्लो इंडियंस को। उत्तराखंड की जब असेंबली बनी तो उत्तराखंड की असेंबली में एंग्लो इंडियन 71वां जो सदस्य है वो कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया। और एंग्लो इंडियंस की अगर आप पूरे स्टेट में आबादी देखेंगे तो 0.0001% ढूंढ के मिलेंगे आपको एंग्लो इंडियन, 10, 20, 50, तो उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। तो कांग्रेस हमेशा सबसे पीछे जो पंक्ति में खड़ा है उसको आगे कभी ना कभी आने का मौका देती है। तो इसलिए ये विचार, अब किसी ने कहा, हमारे किसी भी बड़े लीडर ने कहा, तो ये पार्टी की हाईकमान का विषय है, ये सूर्यकांत धस्माना का या किसी स्टेट का विषय नहीं है। ये सोनिया जी को डिसाइड करना है, ये राहुल जी को डिसाइड करना है, ये पार्टी के हाईकमान को डिसाइड करना है कि इस राज्य में कौन मुख्यमंत्री हो। तो जब जीत के आवेंगे, जब जो स्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से होगा। लेकिन निश्चित तौर पे जो कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, हमने प्रीतम सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट रहे, आज वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो इसलिए कभी भी जो जनजाति है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उसको समाज में लोग तुष्टीकरण का नाम दे देते हैं कि तुष्टीकरण नहीं है। वो शरीर में कोई भी अंग कमज़ोर होगा तो उसका इलाज कराया जाएगा जी। वैसे ही प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अगर कोई वर्ग कमज़ोर है, वो उसको मौका नहीं मिल पा रहा संख्या के हिसाब से, तो उसको आगे लाने का कर्तव्य हमारा है जी।
तो कांग्रेस आगे लाने का काम एक तरह से नहीं, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने किया है। हमारा ये आम शौहरत हमारी है, हमने किया है। बीजेपी ने इतने, आप बताइए ना, खजान दास है राजपुर के विधायक, कैबिनेट मंत्री रहे, उनको आज तक बेचारों को आज धमकी देनी पड़ रही है सरकार को कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरे यहाँ सिविल लाइन ठीक नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति के हैं, कमजोर वर्ग के हैं, आप उनकी इतनी बात नहीं सुन पा रहे हैं कि सिविल लाइन ठीक करा दें उनके सर्वे चौक की। तो वहाँ केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ वोट के लिए नहीं। यहाँ पर सर एक लास्ट सवाल आपसे और करेंगे, वो ये कि आम आदमी पार्टी का जो कुछ चैनलों ने अभी चला है भी, और सर्वे में कहा जा रहा है कि उसका ग्राफ बढ़ रहा है, और लोग जो चुनावी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होगा। तो क्या आप इस पर कुछ राय रखते हैं क्या? ऐसा है कि अपना देश में जो लोकतंत्र है वो, उसमें चुनाव उत्सव है जी, और कांग्रेस की विचारधारा कभी भी किसी को रोकने की नहीं रही जी, हमने कभी किसी को रोका ही नहीं जी, सब स्वतंत्र है इस देश में। जी, और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया है कि चुनाव लड़े पार्टियां। जी, अब अगर माना कल टीएमसी की दीदी आकर के बोले कि मुझे उत्तराखंड में 70 सीटें लड़नी है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? बिल्कुल। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बोले कि मुझको उत्तराखंड में लड़ना है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? अकाली दल आ जाए लड़ने, चीमा साहब है ही, लड़ते बीजेपी के टिकट पे है लेकिन है तो अकाली दल के, बिल्कुल। तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? नीतीश भाई बोले कि हमको उत्तराखंड चलना है, भाई उत्तराखंड लड़ना है। देवेगौड़ा साहब बोले कर्नाटक वाले कि हमको लड़ना है, तो दिल्ली वाला भी बोल रहा है, तो हमको क्या दिक्कत है? हमें लड़े, उत्सव है, मेला है। अरे भाई, आप यहाँ की समस्याओं को लेकर के संघर्ष किए होते हैं, यहाँ पर आकर के आपने, इतने नज़दीक दिल्ली है, दिल्ली में हमारे लाखों लाखों पहाड़ के लोग हैं, आपने उनके साथ क्या किया? आपने क्या सम्मान दिया उनको? आपने क्या हिस्सेदारी दी उनको? आपको आज उत्तराखंड की चिंता हो रही है। पूरा दिल्ली जो है यमकेश्वर विधानसभा से छोटा है। आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में फ्री बिजली नहीं चाहिए। उत्तराखंड में ये चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जो मूल समस्याएं, जो मूल सवाल जो इस राज्य के निर्माण के साथ जुड़े हुए हैं, पलायन का क्या करोगे? राज्य में बेरोजगारी आसमान पे जा रही है, उसका क्या करोगे? राज्य में पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी जर्जर हैं कि हमारी प्रसूता बहन कोई, उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है तो रास्ते में मर जाती है, उसके लिए इंतज़ाम नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे ध्वस्त पड़ी हुई हैं, उनका क्या करोगे? हमारे यहाँ पूरे स्टेट के अंदर जो रोजगार सृजन का जो काम है, उसको जिस प्रकार से मिसहैंडलिंग हुई है, उसको कैसे ठीक करोगे? उसके बारे में आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। अरे भाई, आदि गुरु शंकराचार्य से बड़े कहाँ से हो गए आप? ये तो पहले ही आध्यात्मिक राजधानी है। यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने हेमकुंड साहब में जाकर के तपस्या करी। यहाँ तो पिराने कलियर में इतनी मशहूर दरगाह जिसमें पूरे ज़ायरीन पूरे दुनिया से आते हैं। यहाँ पर नानक मत्ता जैसा गुरुद्वारा है। तो आप इसको आध्यात्मिक राजधानी आप क्या बनाएंगे? यहाँ तो गुरु नानक जी आए थे, उन्होंने हरिद्वार में तपस्या करी थी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहब में आकर के तपस्या करके गए। तो यहाँ पर इस तरह की बातें करके आप सेंटिमेंटल, जो ये बी टीम है, जी जी, ये भाजपा की बी टीम है। और मैं आपको लिख करके आज दे रहा हूँ, आप चुनाव के बाद आइएगा, इंटरव्यू दूंगा आपको मैं, कि ये जितना नुकसान करेंगे बीजेपी का करेंगे, कांग्रेस का कोई नुकसान ये नहीं कर सकते। बीजेपी ला रही है इनको, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब बसपासुर पैदा करोगे तो वो हाथ आपके ऊपर ही रखेगा सबसे पहले। भाई वही तो सवाल उठा रहे हैं। जी सही बात, वही तो उनके सवाल है। क्या होता है आध्यात्मिक राजधानी? ये तो पहले से ही आध्यात्मिक राजधानी है। सही। यहाँ पर तो आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ जी की आखिरी धाम, जो हमारे 4 धामों में है, मोक्ष धाम जिसको कहते हैं, और उन्होंने समाधि भी वहीं ली केदारनाथ जी में। तो आप उनसे बड़े थोड़ी हैं कि आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे साहब। कौन नहीं जानता दुनिया में यमुनोत्री को, गंगोत्री को, केदारनाथ जी को, बद्रीनाथ जी को, पिराने कलियर को, नानक मत्ता को, हेमकुंड साहब को, सब जानते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक राजधानी नहीं, यहाँ के बेरोजगार नौजवान को रोजगार चाहिए। यहाँ की माता बहनों के सर से घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ हम कम कर पाएं, वो पॉलिसी चाहिए। उन पॉलिसीज के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। अब ये केवल ग्लिम्सेस पैदा करना, एक रोड शो कर रहे हैं साहब, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो माफ़ करिए,
ये दिल्ली नहीं है। और दिल्ली में भी पड़पड़गंज में इनके जो मॉडल थे, किस प्रकार से वो जीते चुनाव, अगर वो दूसरा न खड़ा हुआ होता हमारा तो जीत भी नहीं पाते सिसोदिया साहब। तो इसलिए पहाड़ के लोग हैं, ये बड़े सम्मान वाले हैं, बड़े ईगो वाले हैं, इनको फ्री कुछ नहीं चाहिए। इनको सबसे बड़ी बात ये चाहिए कि राज्य जिन सपनों को लेकर के बना था, उन सपनों को पूरा करने के लिए कौन, और कांग्रेस की आम शौहरत है, कांग्रेस ने रोजगार दिया है, कांग्रेस ने हमेशा, जब कांग्रेस इस राज्य में आई है तो उसने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को कहा, और मैं ये केवल बात पॉलिटिकल भाषण की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ, 56,000 नियुक्तियां अकेले शिक्षा विभाग में 2002 से 2007 तक हुई। पूरा सिडकुल सेलाकुई से लेकर के हरिद्वार होते हुए और उधम सिंह नगर रुद्रपुर तक सारा सिडकुल तिवारी जी का बनाया हुआ। पूरे राज्य में जितने यूनिवर्सिटीज़ आप देख रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, दून यूनिवर्सिटी किसका सपना था और किसने बनाई? पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस का जो खड़ा होना शुरू हुआ, किसके ज़माने में हुआ? तो कांग्रेस की आम शौहरत है कि कांग्रेस जब आती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, संपन्नता आती है, व्यापार बढ़ता है, रियल एस्टेट बढ़ता है, बड़े बड़े शोरूम्स आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है, बेरोजगार नौजवानों को काम मिलता है। और भाजपा जब आती है तो जीएसटी आती है, भाजपा जब आती है तो गैस जो है वो 410 रुपये का सिलेंडर वो 1000 पहुंच जाता है। भाजपा जब आती है तो पेट्रोल और डीजल में 4.5 लाख करोड़ रुपए की डकैती जनता की जेब में पड़ती है, जबकि क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इनके ज़माने में हुआ। एवरेज अगर आप देख लें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और मोदी जी का 10 साल का और 7 साल का, 7.5 साल का, अगर आप क्रूड ऑयल का एवरेज निकालेंगे तो कांग्रेस के ज़माने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में $100 पर बैरल 10 साल का उनका एवरेज है, और मोदी जी के ज़माने में $28 पर बैरल भी गया, और 74 आज की तारीख में है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो लेस देन $50 पर बैरल है, लेकिन पेट्रोल 100 पार चला गया, डीजल 100 को छू रहा है। तो जब बीजेपी आती है तो लोगों की जेबों में डकैती डलती है, रियल एस्टेट खत्म होता है, व्यापार खत्म होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। 15 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है, ये पूरे देश में रोजगार छिन गया। उत्तराखंड में आज की तारीख में 14 लाख बेरोजगारों की संख्या पहुंच गई। तो इसलिए लोग इस समय फेडअप हैं, पूरे देश में है, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव में जा रहा है। तो उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे, अब आप देखें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं, अब आप प्रदेश के अंदर नया शिकोफा आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट में फेल हो गए, आप प्राइस राइज में फेल हो गए, आप डेवलपमेंट में फेल हो गए, आप हेल्थ सेक्टर में फेल हो गए, तो अब आप जो है वो डेमोग्राफी में आ गए, आप इलेक्शन की पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन अब जनता समझ गई। जी, थैंक यू धर्मा साहब, बहुत अच्छी बात हुई आपसे, और आगे भी चुनाव आने वाले हैं तो उसके बाद भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।